Hello guys, once again welcome back to all of you in your favorite channel Maths Point for JEE. I am Engineer Manish Kumar, BTech from NIPTech, GATE AIR 937, MTech from IIT BHU. Today I am going to start a very important topic of class 12 called calculus. Calculus is equally important for board examination as well as competitive examination. अगर बात करें कैलकुलस का तो कैलकुलस से 40 to 50% क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम में दिख जाते हैं। अगर बात करें आईआईटी जी का तो उसमें आपको जी मेन के एग्ज़ाम में भी 5 to 7 क्वेश्चंस आपको कैलकुलस के दिख जाते हैं। अगर बात करिए आप जी एडवांस का तो उसमें भी 5 to 7 क्वेश्चंस कैलकुलस के दिख जाते हैं। तो कैलकुलस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलस का बात करें तो कैलकुलस का आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। कैलकुलस का इंट्रोडक्शन में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है कैलकुलस का डेफिनेशन, कैलकुलस का इन्वेंट किसने किया, और कैलकुलस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग कैलकुलस में यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट कैलकुलस। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, और कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो आज फर्स्ट में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलस में कैलकुलस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म भी डिस्कस करेंगे। साथ में आज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कैलकुलस में क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं कैलकुलस के अंदर में जो हम लोग को 12th क्लास में स्टडी करना है। अगर कैलकुलस का बात करिए तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 11th में दिया जाता है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आपको रिलेशन के बारे में स्टडी करना है, थोड़ा बहुत फंक्शन है, थोड़ा लिमिट्स कंटिन्यूटी का स्टडी करना होता है। बट ये टोटली 12th ओरिएंटेड है। इसका जो सिलेबस दिया गया है वो फुली तरह से अगर बात करिए तो 12th में रखा गया है। तो चलिए आज हम लोग इसका सिलेबस पे भी डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, और आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स कैलकुलस में यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को सिलेबस क्लियर कर दूँ कैलकुलस का। तो देखिए सिलेबस में अगर बात करें कैलकुलस के अंदर में टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए टॉपिक्स जो होगा कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक का बात करें तो आपको मिलेगा रिलेशन के बाद आपको मिलेगा सेकंड टॉपिक जिसको हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। थर्ड अगर बात करें तो आपको इसमें लिमिट मिल जाता है पढ़ने के लिए। अगर फोर्थ टॉपिक का बात करें कैलकुलस में तो आपको कंटिन्यूटी मिल जाता है, कंटिन्यूटी। और फिफ्थ में डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। फिर अगर बात करें तो आपको इसमें जो मिलेगा इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको डी वाई डी एक्स एज ए रेट मेजर मिल जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन में अगर बात करें तो डी वाई डी एक्स एज अ रेट मेजर इसके बाद आपको मिल जाता है मोनोटोनिसिटी। फिर आपको इसमें मिल जाता है रॉलेज थ्योरम बोल सकते हैं इसको। फिर अगर बात करें इस टॉपिक में तो आपको मिल जाता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT के नाम से जानते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फिर अगर बात करें तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये सभी पार्ट्स हैं कैलकुलस का जिसको हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कैलकुलस का तो कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस बोलेंगे, और सेकंड पार्ट जिसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकंड पार्ट है वो इंटीग्रल कैलकुलस IC और डिफरेंशियल इक्वेशन DC मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये अभी जो देख रहे हैं वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट्स हैं, यानी डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर करना होता है। सेकंड पार्ट का बात करें इंटीग्रल कैलकुलस तो देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में आपको जो मिल जाएगा वो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में दो पार्ट मिल जाएगा आपको, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दो तरह का मिल जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसको आपको क्या कह देते हैं, एरिया अंडर कर्व
अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व आपको दिख जाता है, पढ़ने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे थर्ड जो टॉपिक यहाँ पे मिल जाता है, और लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह का इतने सारे टॉपिक्स आपको कैलकुलस के अंदर में आ जाते हैं। रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपको डिवाइड एक्स एज ए रेट मेजर, मोनोटोनिसिटी, और यहाँ पे रॉलेस थ्योरम, एलएमवीटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। साथ में आपको सेकंड पार्ट जो मिलता है कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें आपको मिल जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। सभी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे आपको जी एडवांस हो, जी मेन हो, या फिर 12th का एग्जाम हो, क्वेश्चंस कभी भी मिस नहीं कर सकता। ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं देता हो आईआईटी। तो क्वेश्चन हमेशा 12th के एग्जाम में भी और जी एग्जाम में भी डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको मिलेगा। अगर बात करें एरिया अंडर द कर्व का, तो इससे भी क्वेश्चन आपको रहता ही रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में इंटीग्रेशन से तो क्वेश्चन रहता ही है। मैक्सिमा मिनिमा से ये क्वेश्चंस मिस नहीं करता है, मैक्सिमा मिनिमा का भी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी का ट्रेंड का बात करें, मॉडर्न अगर समय का बात करें, और अभी जैसा पैटर्न चल रहा है जी मेन का और जी एडवांस का, तो जी एडवांस जैसे एग्जाम में कभी भी एलएमवीटी और रॉलेस थ्योरम से क्वेश्चन मिस नहीं करता है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो टॉपिक। और अगर ये दोनों का बात करें तो 12th में भी इससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रहता ही है, मिस नहीं करता है। इसके बाद करें मोनोटोनिसिटी का, तो मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन है और उससे क्वेश्चंस भी रहने का चांस रहता ही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में डिवाइड डीएक्स एज ए रेट मेजर से भी क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद डिफरेंशियल एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तो रहना ही रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस का दो ही पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस तरह से अगर बात करें तो दोनों से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें फंडामेंटल टॉपिक में, तो ये फंडामेंटल टॉपिक में आता है, जिसमें रिलेशन, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है। अगर ये चारों टॉपिक का बात करें तो ये चारों एक टॉपिक के अंदर में भी आप रख सकते हैं, और ये चारों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी बिल्डिंग है ये, इसी से हम लोग बेस बिल्डिंग है ये, इसी से हम लोग कैलकुलस को बिल्डअप करेंगे। कैलकुलस को अगर समझना चाहते हैं, कैलकुलस को डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको मेहनत करना पड़ेगा और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो है आपका फंक्शन। फंक्शन वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इस कैलकुलस के जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। कैलकुलस को स्टार्ट से एंड तक पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसका एक भी पॉइंट मैं मिस नहीं करूंगा। मेरा कोशिश रहेगा कि वो चाहे 12 का एग्ज़ाम हो, चाहे जी मेन का एग्ज़ाम हो, या जी एडवांस का एग्ज़ाम हो, या फिर एनी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको उसमें क्वेश्चंस इससे पक्का मिलेगा और 100% आपको कंफर्म इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं उस लेवल का सारा क्वेश्चंस आपको करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो इंट्रोडक्शन में आपको मैं आज बताऊंगा कि कैलकुलस का डेफिनीशन। तो अगर बात करें कैलकुलस के डेफिनीशन का, तो देखिए इसमें जो हम लोग समझते हैं कैलकुलस में वो क्या होता है कि इसका दो मेजर पार्ट होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। और इसी के बेसिस पे कैलकुलस को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो कैलकुलस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि कैलकुलस मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आप लोग वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं। और वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन और उसके इंटीग्रेशन का स्टडी करते हैं। तो हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेरिएबल्स, इट्स डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव्स विथ इट्स एप्लीकेशन। इट इज़ इन्वेंटेड बाय इसाक न्यूटन। अगर बात करें कि इसको इन्वेंट किसने किया, तो इन्वेंट करने वाले कोई अदर नहीं है, वो हम लोग के हैं सर न्यूटन।
तो जिनका पूरा नाम आप जानते हैं, सर इज़ाक न्यूटन। तो न्यूटन ने इसका डेवलपमेंट किए हैं, न्यूटन इसको डेवलप किए हैं, और न्यूटन बाबा की मदद से आज हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लें, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फर्स्ट क्लियर कर रहे हैं उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस। डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस का डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स in which we study about variables, its derivatives and डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स विथ दियर एप्लीकेशन। तो ये आप कैलकुलस का डेफिनेशन देते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेरिएबल्स, इट्स डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स विथ देयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम लोग जो क्लियर कर रहे हैं डेरिवेटिव, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है डेरिवेटिव। क्या मिल रहा है? डेरिवेटिव। और सेकंड टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको दिख रहा है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स जो डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंशिएशन का उल्टा यानी कि इंटीग्रेशन, और यहाँ पे डेरिवेटिव मीन्स डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे जो टर्म आपको दिख रहा है वो टर्म है वेरिएबल। तो वेरिएबल्स पे बेस्ड कैलकुलस है। कैलकुलस वेरिएबल्स के लिए हम लोगों को मिलता है, यानी वैसे चीज़ के लिए मिलता है जो टाइम टू टाइम बदलते रहता है, स्पेस के साथ बदलते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज़ किए हैं वेरिएबल, उसका भी स्टडी करेंगे कि आखिर वेरिएबल होता क्या। अगर बात करें वेरिएबल का, तो वेरिएबल आपको दो टाइप के मिल जाते हैं। दो टाइप में फर्स्ट टाइप आपको मिल जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। साथ में इसको इन्वेंट किसने किया वो आप लिख सकते हैं, इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट नेम है, सभी लोगों के मुंह पे ये रहता है, न्यूटन बाबा न्यूटन बाबा। तो सभी लोग इसको जानते हैं और सभी लोग इसको समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेम है। अगर बात करें फिजिक्स में तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बात करें मैथमेटिक्स में भी, तो मैथमेटिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और हम लोग ये देखिए पूरा कैलकुलस को इन्वेंट भी न्यूटन ने किया था। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स का मीनिंग होता है ऐसा मैथमेटिकल क्वांटिटी या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, जैसा भी आप बोल लीजिए। आप इसको मैथमेटिकल बोलना है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल बोल लेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिकल बोल लेंगे। तो ऐसा मैथमेटिकल क्वांटिटी जो आपका समय के साथ और स्पेस के साथ बदलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी और मैथमेटिकल क्वांटिटी। मैथमेटिकल और फिजिकल क्वांटिटी which change with space and time।
स्पेस एंड टाइम के साथ साथ जो बदलता है। स्पेस मीन्स क्या होगा, स्पेस का मीनिंग जगह बदलने से उसका वैल्यू बदल जाएगा। जैसे अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का बात करें तो आप लोग में से सभी लोग जानते हैं कि जी का वैल्यू अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जबकि इसका मून पे GY6 हो जाता है। कितना हो जाता है, GY6 हो जाता है। यानी कि ये जी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि अर्थ पे कुछ और है और मून पे कुछ और है। अगर बात करें कि अर्थ सरफेस पे कुछ और होता है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे वैल्यू आपका इसका घटता है, और अर्थ सरफेस के नीचे भी जाने पे आपका इसका वैल्यू घटता। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो स्पेस के साथ साथ बदलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्पेस के साथ बदलने का क्या मीनिंग होता है। दूसरा पॉइंट है कि टाइम के साथ साथ बदलता हो। जैसे हम लोगों का ग्रोथ है, प्लांट का ग्रोथ है, हम लोगों का फिटनेस है, वो भी टाइम के साथ साथ बदलते रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। प्लांट का ग्रोथ हमेशा टाइम के साथ साथ देखते हैं कि बढ़ता है। तो इस टाइप का आपका वेरिएबल क्वांटिटी हो सकता है। तो वेरिएबल में यहाँ पे बात करें तो एग्जांपल आप ले सकते हैं वेरिएबल का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। आप बात कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट आवर ग्रोथ। थर्ड बात कर सकते हैं आप लोग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है, प्लांट का ग्रोथ फर्टिलाइजर्स पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो फर्टिलाइज़र पे डिपेंड कर रहा है कि कितना आप उसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, या कितना उसमें वाटर दे रहे हैं, कितना उसमें अदर चीज़ दे रहे हैं। तो वो सभी पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा बात को कि क्या होता है वेरिएबल, और वेरिएबल किसी अदर पे भी डिपेंड कर सकता है। टाइम का बात करें तो टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एब्सोल्यूट माना गया, क्योंकि टाइम जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का बात करें कि टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होगा, तो टाइप ऑफ वेरिएबल में आपको दो टाइप के मिल जाते हैं वेरिएबल, जिसमें फर्स्ट टाइप का है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड टाइप का वेरिएबल मिलता है जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपको दो टाइप का वेरिएबल मिलता है। और फर्स्ट टाइप का इंडिपेंडेंट मीन्स एक ऐसा वेरिएबल जो किसी अदर पे डिपेंड नहीं करता है, और इसमें केवल टाइम को रखा गया। या फिर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सन का लाइट है उसको भी इंडिपेंडेंट माना गया है, बट वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस पे डिपेंड करता है, फिर भी उसको हम लोग इंडिपेंडेंट जैसा एज्यूम करते हैं। और अगर डिपेंडेंट का बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली x से और डिपेंडेंट को जनरली y से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा आप बना सकते हैं x² + 5x + 3। सपोज कीजिए कि इस तरह का आप एक इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू को बदलेंगे y भी आपका बदलते चला जाएगा। या तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x के अकॉर्डिंग y चेंज होता है। तो x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देंगे। अब देखिए सेकंड इक्वेशन लेते हैं, y = 1/x। यहाँ पे भी x को चेंज करेंगे y चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये भी है कि y को चेंज करेंगे तो x चेंज हो जाएगा। तो अगर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बात करें तो ये रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म होने का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि एक दूसरे पे डिपेंड करना। अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो x भी y पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें से किसी एक को अगर आप इंडिपेंडेंट एज्यूम करते हैं तो दूसरा अपने आप डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग मोर देन 1 वेरिएबल्स का बात करेंगे, जिसमें कि 2 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल होगा, तो क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल वेरिएबल बाकी अदर 2-3 वेरिएबल पे डिपेंड करे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल z है, ये आपका x, y और
टी पे डिपेंड कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई वेरिएबल है वो केवल अदर एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। वो आपका 2 वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है, 3 वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे अगर बात करें कि हम लोग खुद का ग्रोथ का बात करें तो खुद का ग्रोथ हम लोग का बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। हम लोग का किस तरह का फूड लेते हैं, किस तरह से हम लोग वाटर लेते हैं, कितना हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बात है जिस पे हम लोगों का ग्रोथ डिपेंड करता है। तो इसी तरह से एक क्वांटिटी जो होता है वेरिएबल वो अदर कई वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं। अगर एक को आप डिपेंडेंट एज्यूम करते हैं तो दूसरा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये क्लियर रहा होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। अगर बात करें इंडिपेंडेंट का तो इसको एक्स से डिनोट कर लेते हैं, कभी कभी टी से डिनोट करते हैं, कभी कभी यू से भी डिनोट करते हैं। तो ये सब तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का बात करें तो वाई से डिनोट करते हैं जनरली, कभी कभी इसे जेड से भी डिनोट कर लेते हैं। और इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट से जनरली हम लोग वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल के लिए यूज़ करें। कैलकुलस में जो सबसे ज़्यादा दिखेगा वो आपको एक्स एंड वाई दिखेगा। कौन सा वेरिएबल दिखेगा, एक्स एंड वाई। कहीं कहीं पे आपको टी दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको थीटा भी दिख जाएगा, कहीं कहीं पे फाई दिख जाएगा। तो ये सभी वेरिएबल्स आपको दिखता है कैलकुलस में। तो आगे हम लोग बात करें कांस्टेंट का बात कर लें कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट भी देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट का मीनिंग ऐसा होगा जो स्पेस और टाइम के साथ साथ आपको चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन आप डाल सकते हैं, कांस्टेंट अ फिजिकल क्वांटिटी which doesn't change with space and time। कहता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ना इधर स्पेस पे डिपेंड करता है ना ही टाइम पे डिपेंड करता है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। और कांस्टेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको कैलकुलस में दिखेगा। तो एग्जांपल आप ले सकते हैं, ऐसा एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा है मार्कर। तो मार्कर का जो अगर डायमेंशन का बात करें तो ये कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम का बात करें तो कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा। आज भी इसका वॉल्यूम जितना है, अगर इसको हम लोग 5 ईयर बाद भी कैलकुलेट करेंगे तो इसका वॉल्यूम उतना ही होगा। अगर इसका बात करें यहाँ पे रख करके वॉल्यूम निकालें या ये पेन को मैं आपको दे दूँ तो भी आप इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो उतना ही मिलेगा जितना कि मेरे को कैलकुलेट करने से मिलेगा। तो इस तरह से समझिए कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो ना तो स्पेस पे ना ही आपको टाइम पे डिपेंड करता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट, इसका एरिया कांस्टेंट, इसका डायमेंशन कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, विड्थ कांस्टेंट। तो इस तरह से ये इसका हर चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मार्कर इन माई हैंड, तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ मार्कर इन माई हैंड जो है वो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का बात करें तो इसका भी टाइप होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टाइप समझना। तो इसका भी 2 टाइप आपको मिल जाता है। फर्स्ट टाइप मिलता है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और सेकंड टाइप जो मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ 2 तरह के कांस्टेंट आपको दिख जाता है। एब्सोल्यूट मीन्स जो कभी भी नहीं बदल सकता है, जिसका वैल्यू एकदम फिक्स कर दिया जाता है, जैसे आप ले लीजिए 2, 3, 5 इस तरह से। और अगर हम लोग अल्फ़ाबेट में बात करें तो गैस कांस्टेंट, आर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, इस तरह से लेमडा
और ये सब हम लोग यूज़ करते हैं आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट के लिए कि जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदल सकता। कहीं भी जाइए टाइम के साथ नहीं बदलेगा, स्पेस के साथ नहीं बदलेगा। आर्बिट्ररी का बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, बट अकॉर्डिंग टू लिमिटेशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप कंडीशन का मीनिंग क्या है, यानी दूसरे फेज में अगर कैलकुलेट करें तो उसका वैल्यू बदल सकता है। इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू बदल सकता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग बदल सकता है, और इसको हम लोग ए से, बी से, या के से, या सी से, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं कांस्टेंट को, जिसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं बता दूँ, y इजकल टू एम एक्स प्लस 2 है। तो यहाँ पे m का वैल्यू को हम लोग बदल सकते हैं। m का वैल्यू अगर एक फिक्स्ड लाइन का बात करें तो m फिक्स होता है, लेकिन m को बदलेंगे तो यहाँ पे लाइन आपको बदलता चला जाएगा, लाइन बदलता चला जाएगा। यहाँ पे m का वैल्यू आप 1 ले लीजिए, यहाँ पे m का वैल्यू 2 रख लीजिए, यहाँ पे m का वैल्यू 3 रख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि m का वैल्यू बदल रहा है। तो बदलने से क्या होगा, लाइन भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इस इक्वेशन में कितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ऐसा आपको समझना होता है, इस तरह से आपको पहचानना होता है, और ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। और भी मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट का एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग का कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि कैलकुलस में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर SHM का इक्वेशन का बात करें, y इजकल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5। आप लोग में से सभी लोग जानते हैं अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन का बात करें, SHM के इक्वेशन का बात करें, तो आप लोग जानते हैं साइन और कोसाइन का वो लीनियर फंक्शन होता है। और यहाँ पे अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का बात करें तो ये A फॉर एम्पलीट्यूड है और ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये दो पॉइंट्स जो होता है, और साथ में ये फाई आपका इनिशियल फेज कह सकते हैं कि यहाँ पे फाई इज़ द फेज। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी सोर्स को हम लोग, सोर्स से जब वेव निकलता है तो इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, यानी कि ओमेगा जो है वो फिक्स्ड है। तो जो क्वांटिटी आपका फिक्स्ड होगा, यानी कि वो कभी भी नहीं बदलेगा, ये तभी बदलेगा जब आप सोर्स को बदल देते हैं। और ये इक्वेशन का स्टडी हम लोग फिक्स्ड सोर्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपका ओमेगा एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा, एक ऐसा कांस्टेंट होगा एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और बात करें अगर एम्पलीट्यूड और फाई का, तो एम्पलीट्यूड और फाई आप लोग जानते हैं वेव का एम्पलीट्यूड पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और साथ में फेज का बात करें तो वो भी आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट जो दिख रहा है आपको, ए और फाई, ये दोनों कैसा कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अगर आपके साथ बात किया जाए कि एक ऐसा कांस्टेंट, एक सर्कल का इक्वेशन लीजिए जिसका रेडियस फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पे सेंटर फिक्स नहीं किया गया, तो ये अल्फ़ा बीटा तो बदल सकता है, अल्फ़ा बीटा बदलेगा। इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो केवल दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अल्फ़ा बीटा आपका यहाँ पे आर्बिट्ररी हो जाएगा कांस्टेंट, और आपका आर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। यहाँ पे अगर इसी को क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाए, इसमें बोल दिया जाए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर फिक्स्ड है, सेंटर आपका फिक्स है और रेडियस फिक्स नहीं किया गया, रेडियस बदल सकता है, सपोज करिए इस तरह से, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो आपका आर्बिट्ररी हो जाएगा और सेंटर एब्सोल्यूट कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस फिक्स है तो रेडियस एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गया और अल्फ़ा बीटा आपका आर्बिट्ररी। अगर कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर फिक्स है तो अल्फ़ा बीटा आर्बिट्ररी और आपका
सॉरी अल्फ़ा बीटा आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो जाएगा और आप लोग का आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और आर आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्लियर होना चाहिए। जिस कांस्टेंट को, जिस क्वांटिटी को फिक्स किया जाता है वो एब्सोल्यूट होता है और जिसको हम लोग फिक्स नहीं करेंगे वो आपका आर्बिट्ररी होगा। यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मीन्स ऐसा कांस्टेंट जो कांस्टेंट रहते हुए भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसके वैल्यू को बदल के रख सकते हैं। तो वैसे कांस्टेंट को हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। और वैसा कांस्टेंट कभी इस तरह से फिक्स नहीं रह सकता है। वैसे कांस्टेंट को हम लोग को अल्फ़ाबेट से डिनोट करना पड़ता है। ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं, के से, लेमडा से, जिस तरह का आपका यूज़ करने का मन है वैसा अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं, आई यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का क्लियर हो गया है तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और उसको समझेंगे। उसमें जो पॉइंट है वो है आपका इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी। इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी या उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल क्वांटिटी, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है, लेस देन आवर इमेजिनेशन होता है। लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर लेस देन आवर इमेजिनेशन। कहता है ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए जो हम लोगों के इमेजिनेशन से भी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के नियर अबाउट में होगा। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं वो होता है एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं कैलकुलस में। आपको कैलकुलस में बहुत ज़्यादा जगह पे एप्सिलॉन दिखेगा या इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं और आपको कहीं कहीं पे डेल्टा भी दिख जाएगा। तो ये सभी क्वांटिटी यानी कि ये सभी अल्फ़ाबेट्स हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, तो जो इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी होगा यानी कि जो ऐसा क्वांटिटी होगा जो बहुत ही छोटा होगा बट पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन है जीरो टेंड कर रहा है, एच भी आपका जीरो टेंड कर रहा है और डेल्टा भी आपका जीरो टेंड कर रहा है और ये सभी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी यानी कि स्मॉल क्वांटिटी विच इज़ लेस देन आवर इमेजिनेशन बट इट शुड बी पॉजिटिव, और इससे पॉजिटिव होना चाहिए। इसको आप डिफरेंशियल क्वांटिटी भी बोल देते हैं, डिफरेंशियल क्वांटिटी भी आप लोग इसे कह सकते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी और डिफरेंशियल क्वांटिटी या नेग्लिजिबल क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जीरो के बहुत ही नज़दीक है इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। विच कैन बी नेगलेक्टेड, विच कैन बी नेगलेक्टेड, जिसे हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी कह देते हैं। और इसके बाद का बात करेंगे हम लोग तो कंसीडरेबल। कंसीडरेबल नाम से क्लियर है जिसको आपको कंसीडर करना होगा यानी विच कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, विच कैन नॉट बी नेगलेक्टेड।
जिसे हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि बड़ा होगा, क्वांटिटी बड़ा होगा, इससे हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी की बात करें तो डिफरेंशियल भी बोला जाता है। और इस तरह का मान लीजिए एक्स है और इसको आपको डिफरेंशियल बनाना है, इन्फिनिटेसिमल बनाना है, तो इसमें आप डी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से डी एक्स भी आपका इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी में कंसीडर किया जाएगा। y को इन्फिनिटेसिमल बनाना है तो dy लिख सकते हैं, अगर m को इन्फिनिटेसिमल बनाना है तो dm लिख सकते हैं। इस तरह से v को इन्फिनिटेसिमल बनाना है तो dv लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे बहुत ही छोटा, ये बहुत ही छोटा, कितना छोटा है, लेस देन आवर इमेजिनेशन है, पॉजिटिव बट लेस देन आवर इमेजिनेशन। इस बात को आप लोग ब्रेन में घुसा लीजिए। यहाँ पे हम लोग बात करें कि कंसिडरेबल क्वांटिटी का, तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ कि कंसिडरेबल जिससे हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो x का कंसिडरेबल वैल्यू को आप डेल्टा लिख सकते हैं, यानी बड़ा चेंज है यहाँ पे। इसी तरह से डेल्टा से अगर डिनोट करते हैं तो उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बड़ा चेंज होता है यहाँ पे। डेल्टा अगर भी लिखिएगा तो वॉल्यूम में बड़ा चेंज होगा, तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट्स था जिसको हम लोग कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया। फर्स्ट आप लोगों को क्लियर किया कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट की इंट्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मैंने क्लियर किया कि डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस क्या होगा। कैलकुलस का डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि जिसमें वेरिएबल का स्टडी करते हैं, वेरिएबल के डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का स्टडी करते हैं विथ इट्स एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस को भी इसमें स्टडी करते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है डिफरेंशिएबिलिटी, एरिया अंडर कर्व आपको मिल जाता है, डी बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब एप्लीकेशन के अंदर में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को क्लियर किया। अभी इसके बाद का जो लेक्चर होगा, लेक्चर 2, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रिलेशन स्टार्ट करूँगा, रिलेशन का एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, एकदम डेप्थ में जाऊँगा और आप लोग से, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे जी मेन एडवांस का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस आपका क्लियर होगा। तो इसके जस्ट बाद के लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों हम लोग सेकंड क्लास में देखेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, तो बाय and see you all tomorrow.